Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic strategy formulation and business portfolio analysis from unit 6 of management. So कोड नंबर 17 का सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी हम 5 यूनिट कवर कर चुके हैं। 6th यूनिट भी हम कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, जिसके अंदर आता है स्वोट एनालिसिस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस के वेरियस मॉडल जैसे कि BCG, GE एंड प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। So let's start. So first is स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया था, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को डिस्कस किया था। स्ट्रैटेजी होती क्या है? स्ट्रैटेजी एक प्लान है जो हम लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। सो स्ट्रैटेजी क्या है? कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स जो बनाए जाते हैं ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने मेन ऑब्जेक्टिव को, अल्टीमेट गोल को अचीव कर सके, वो हमारी क्या होती है? स्ट्रैटेजी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी को यूज़ करना चाहती है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करके स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। यानी कि जब आपके पास कोई स्ट्रैटेजी होगी तभी तो आप उसे यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपका अल्टीमेट गोल है नेट JRF को अचीव करना, सो वो आप कब कर पाओगे? उसके लिए आपको कोई स्ट्रैटेजी बनानी है। तो आपके पास अगर कोई स्ट्रैटेजी होगी तभी तो आप उसे फॉलो करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना होता है। अब 3 तरीके की स्ट्रैटेजी है जो वो फॉर्मुलेट की जाती है, वो है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल हमारी सबसे बड़ा लेवल होता है। आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस भी यही है कि सबसे ऊपर हमारा कॉर्पोरेट लेवल आता है, उसके बाद बिजनेस लेवल आता है एंड देन हमारा फंक्शनल लेवल आता है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्या कहती है? जो सबसे बड़े लेवल की स्ट्रैटेजी है, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करेगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग क्या है, किस चीज़ के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड है, वो हमारी क्या होती है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। उसके बाद हमारी आती है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी हमें क्या डिटरमाइन करती है कि जो काम हमने डिसाइड किया है उसमें हमारे बहुत से कंपटीटर्स होंगे, तो उन कंपटीटर्स के साथ हमें एक स्टेज कैसे बनानी है, एक पोजीशन कैसे बनानी है, कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सर्व करके हम एक कंपटीटिव एडवांटेज में पहुंच पाएंगे। एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होती है कि अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर देना। जैसे कि फंक्शंस हमारे क्या होते हैं? HR का होता है या फिर हमारी मार्केटिंग का होता है, प्रोडक्शन का होता है। इन लेवल पर क्या क्या परफॉर्मेंस होगी, इनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो हमारी क्या होती है? फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉर्पोरेट लेवल, देन बिजनेस लेवल और उसके बाद फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी होती है। अब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन हम कैसे करते हैं, उसी के अंदर हमारे स्वोट एनालिसिस और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ये दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का सिंपल मतलब ये है कि ये हमारी जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बिगिनिंग में ही किया जाता है। यानी कि सबसे पहले तो हमें स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट ही करना होता है, हम स्ट्रैटेजी ही बनाते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं? आगे उसे इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी बनानी है तो सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ती है? एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ता है, एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है। उसके लिए आप क्या करते हो? स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस नेम में सजेस्ट करें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। सो स्वोट एनालिसिस किस चीज़ से स्टैंड करता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसका मतलब स्वोट एनालिसिस क्या है? जो भी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन अपना स्वोट एनालिसिस करते हैं उन्हें पता चल जाता है कि उनके पास क्या स्ट्रेंथ है, यानी कि उनके क्या प्लस पॉइंट है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या माइनस पॉइंट है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आने वाले टाइम में उन्हें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किन किन को वो ग्रैब कर सकते हैं, और क्या थ्रेट है, आने वाले टाइम में क्या खतरे हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें पता चल जाती हैं जिसके बेस पे वो डिसीजन कर सकें। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिचुएशनल एनालिसिस एंड सिचुएशनल असेसमेंट। कि स्वोट एनालिसिस को हम सिचुएशनल एनालिसिस भी बोलते हैं और सिचुएशनल असेसमेंट भी बोलते हैं। जो भी हमारा स्वोट एनालिसिस हम करते हैं तो इसके अंदर हम 2 चीज़ों की स्टडी करते हैं। कि इसका मतलब स्वोट एनालिसिस करते टाइम हम एक इंटरनल एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। सो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होगी? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर होगी, और एक्सटर्नल जो बाहर के फैक्टर से रिलेटेड होगी। तो जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं उनसे हमें पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। क्योंकि जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फैक्टर हैं उनकी स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कहाँ हम बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत अच्छे से बजट को हम मेंटेन कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमारी क्या है? स्ट्रेंथ है। सिमिलरली अगर हमें पता चलता है कि हम सेल्स उतनी नहीं कर पा रहे, हम कस्टमर्स को अवेयर नहीं कर पा रहे, तो वो हमारी क्या हो जाती है? वीकनेस है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हमें इंटरनल असेसमेंट से पता चलती है। और जब हम बाहर के फैक्टर्स की स्टडी करते हैं, क्योंकि आने वाली अपॉर्चुनिटी या थ्रेट आपको कैसे पता चलेंगी? जब आप बाहर के एनवायरनमेंट की स्टडी करोगे। सो बाहर के एनवायरनमेंट की जब स्टडी करते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट पता चलती हैं।
तो स्वोट एनालिसिस क्या है? स्वोट एनालिसिस डिटरमाइन करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट है। जब वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करता है तो हमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चलती है, और आउटसाइड द एनवायरनमेंट जो वो स्टडी करता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस, जिसके अंदर हमें अपने थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता है। नाउ 4 स्वोट स्ट्रैटेजीज की 4 स्ट्रैटेजी जो हम स्वोट एनालिसिस से हमें पता चलती हैं कि इनको ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर सकती है, जो स्वोट के थ्रू ही आई है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ थ्रेट, वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड वीकनेस थ्रेट। यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस को हमें दोनों चीज़ों से क्या कर देना है? लिंक कर देना है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट से। तो पहले स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेंथ थ्रेट, देन वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड वीकनेस थ्रेट। ये हमारी 4 तरीके की स्वोट स्ट्रैटेजीज होती हैं। स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करे ताकि उसकी अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हो जहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उनकी स्ट्रेंथ है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी उनकी स्ट्रेंथ है, तो आने वाले एनवायरनमेंट में अगर फाइनेंस के लिए कुछ बेनिफिशियल आ रहा है उसका भी आप ग्रैब कर सकते हो, उसको भी अपॉर्चुनिटी समझोगे, और मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ आ रहा है वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। तो पहली हमारी स्ट्रैटेजी यही कहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी चाहिए, सो उसकी अपॉर्चुनिटी अपने आप इंक्रीज़ होंगी। सेकंड है स्ट्रेंथ थ्रेट स्ट्रेटजी, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अगर आप हर पॉइंट पे स्ट्रेंथ पे हो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे हो, तो आने वाले टाइम में जो भी थ्रेट हैं वो आपके लिए कम हो जाएंगे, क्योंकि आप इजीली चीज़ों को, चेंजेस को अडॉप्ट कर लोगे। तो अगर आप इजीली चेंजेस को अडॉप्ट कर लोगे तो सिंपल सी बात है कि आपके लिए वो खतरा इतना बड़ा वार्निंग सिग्नल नहीं रहेगा। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि वो अपने थ्रेट्स को कम कर सके। वो हमारी सेकंड स्ट्रेटजी है। तो पहली स्ट्रेटजी क्या थी? स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करो ताकि अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ हो। दूसरी है स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करो ताकि हमारी थ्रेट्स कम हो जाएं। देन थर्ड है वीकनेस अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी, कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की वीकनेस को कम करना चाहिए। ऐसे पॉइंट जहाँ पे हम वीक परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे जो माइनस पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन के, और उस ऑर्गेनाइजेशन को ट्राई करना चाहिए कि वो उसे कम से कम कर दें। वीकनेस को कम से कम करेंगे तो अपॉर्चुनिटी अपने आप इंक्रीज होंगी। तो थर्ड स्ट्रैटेजी कहती है कि आपको अपनी वीकनेस को रिड्यूस करना चाहिए तो आपकी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाएंगी। एंड लास्ट स्ट्रैटेजी कहती है कि आपको अपनी वीकनेस को कम करना चाहिए ताकि आपके थ्रेट कम हो जाए। सो वीकनेस कम होगी तो थ्रेट भी कम होंगे, क्योंकि अगर आपके वीक पॉइंट्स नहीं है तो आने वाले टाइम पे इतनी डिफिकल्टीज आपके लिए नहीं होंगी। सो वीकनेस, थ्रेट, स्ट्रैटेजी, ये 4 स्ट्रैटेजी हैं जो स्वोट से हमें मिली हैं। नाउ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने लेवल बताए थे कि 3 लेवल होते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजी, और फिर हमारी होती थी कि जो हमारी फंक्शनल लेवल की। अब कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज होस्टाइल और ओवरऑल स्ट्रैटेजी, यानी कि इसको हम होस्टाइल स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। उसका मतलब क्या है कि जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को कवर करती है, एक पूरे आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए होगी, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कॉर्पोरेशन है उसके लिए होगी। इट फॉलो द पोर्टफोलियो अप्रोच टू मेक डिसीजन वेयर यू लुक एट द ओल कंपनी बिजनेस एंड एनालाइज हाउ टू जनरेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट। कि जब आप कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाते हो तब आप क्या करते हो? पोर्टफोलियो बनाते हो। तो पोर्टफोलियो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें हमने CAPM और APT इन थियरीज़ को डिस्कस किया था। सो पोर्टफोलियो क्या कहता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख रुपए सीधा एक ही चीज़ में लगाने की बजाय आप क्या करो? उस 1 लाख को डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल 25-25 हज़ार करके आप क्या करो? उसे 4 जगह लगाओ, ताकि अगर एक जगह लॉस हो रहा है तो बाकी जगह तो प्रॉफिट हो, या फिर अगर 2 जगह लॉस हो रहा है तो 2 जगह तो प्रॉफिट होगा। बट अगर आपने एक में लगाया तो वो ज़्यादा रिस्की होगा, या तो लॉस ही होगा या प्रॉफिट ही होगा। तो उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। सो जो हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है वो पोर्टफोलियो के थ्रू वर्क करती है, यानी कि वो क्या देखती है? डिफरेंट ऑप्शंस देखती है जहाँ पे हम अपने आप को स्पेंड कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने फाइनेंस को स्पेंड कर सकते हैं, और एक बेस्ट प्लेस को चुनती है जहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना चाहिए, और उसी के रिगार्डिंग हमारी स्ट्रैटेजी बनाती है। सो हमारी 4 बेसिक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती हैं: स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। नेम ही सजेस्ट करे स्टेबिलिटी, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहे ऐसी स्ट्रैटेजी। एक्सपेंशन यानी कि उसके अंदर हम चेंज करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ग्रो करेंगे उसे। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कम कर देना, रिड्यूस करना। और कॉम्बिनेशन का मतलब इन्हीं में से कोई 2 स्ट्रैटेजीज को यूज करना। 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में हमारी स्टेबिलिटी होती है, एक्सपेंशन होती है, रिट्रेंचमेंट होती है और कॉम्बिनेशन होती है। इनके फर्दर टाइप्स होते हैं जो एक एक करके अब हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं कॉम्बिनेशन को बता देती हूँ कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन का सिंपल मतलब है कि जब हम 2 स्ट्रैटेजी या 2 से ज़्यादा स्ट्रैटेजी इकट्ठा यूज करते हैं, जैसे स्टेबिलिटी की और एक्सपेंशन
एक्सपेंशन की, दोनों स्ट्रेटजी अगर हमने यूज़ की तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी क्या है, जो भी हमारी बाकी स्ट्रेटजीज हैं अगर दो स्ट्रेटजीज को इकट्ठा कंबाइनली हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। और उन्हें हम कैसे कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, सीक्वेंस में कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ। फॉर एग्जाम्पल अब आप एक किसी ए पर्सन है और बी पर्सन है, आप एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो तो वो आप क्या कर सकते हो, साइमल्टेनियसली कर सकते हो। जो आपकी चैटिंग होगी वो साइमल्टेनियसली कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि ए अगर मैसेज भेज रहा है तो उस टाइम बी मैसेज नहीं भेज सकता, ऐसा कुछ नहीं होता ना। एक ही टाइम पे आप दोनों मैसेज भेज सकते हो, तो उसका मतलब होता है साइमल्टेनियसली। तो इसका मतलब अगर हमने फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी इकट्ठा करें तो हम दोनों को एक साथ, दोनों स्ट्रेटजीज को एक साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो साइमल्टेनियसली करेंगे। सीक्वेंशियल का मतलब क्या है, पहले हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे, उसके बाद हम एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेटजीज को इकट्ठा यूज़ करना। अगर हम उन्हें एक साथ यूज़ करते हैं, एक ही टाइम पे यूज़ करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, साइमल्टेनियसली। अगर सीक्वेंस में करते हैं कि पहले ये वाली फिर नेक्स्ट फिर से, देन वो हमारी क्या होती है, सीक्वेंशियल। और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल पहले आपने क्या किया, स्टेबिलिटी की, उसके बाद आपने एक्सपेंशन प्लस रिट्रेंचमेंट की, तो सीक्वेंस भी है बट उसके साथ साथ हमारा साइमल्टेनियसली भी है। तो इसका मतलब हम कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं दोनों का। नाउ वन बाय वन हम स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन और रिट्रेंचमेंट को डिस्कस करते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी थ्योरी हमें क्या कहती है, कैसी स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर स्टेबलनेस होती है, यानी कि सेम रहती है, जिसके अंदर हम चेंज नहीं करते। ऐसी स्ट्रेटजी कि हम ये व्यू पॉइंट लेके चल रहे हैं, ये स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं कि जो हम अभी कर रहे हैं हम वैसा ही करते रहेंगे, उसमें चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज़ अ स्ट्रेटजी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन रिटेन इट्स प्रेजेंट स्ट्रेटजी, यानी कि राइट नाउ जो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो उसी पे आप बने रहते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, उसे हम बोलते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। यानी कि जिस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कि आपने जून का अटेम्प्ट किया बट आपका क्लियर नहीं हो पाया, तो या तो आप ये सोच सकते हो कि आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करो प्रिपरेशन की, या आप क्या सोचते हो कि जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो ठीक थी, मैं दोबारा उसी पे एक अलग तरीके से वर्क करूंगा, उसी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करूंगा और दोबारा अटेम्प्ट दूंगा। तो वो आपकी क्या होती है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, कि आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं कर रहे, उसी को बना के रख रहे हो। सो उसमें तीन होती हैं। नो चेंज स्ट्रेटजी, उसका तो मतलब सिंपल है कि बिल्कुल भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसी थी वैसी की वैसी डिट्टो दोबारा करेंगे। प्रॉफिट स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, प्रॉफिट पे ज़्यादा ओरिएंटेशन रखेंगे, पहले भी हमारा प्रॉफिट पे था और प्रॉफिट पे ही ओरिएंटेशन रखेंगे, आने वाले टाइम में भी प्रॉफिट को ही इंपॉर्टेंस देते रहेंगे। जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हर ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, प्रायोरिटी होती है कि वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो वो क्या एक तरीके से उनकी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक बार लॉस हो गया तो उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया कि अब वो हमें प्रॉफिट अर्न नहीं करना, प्रॉफिट तो वो हर बार अर्न करना चाहते हैं। तो प्रॉफिट स्ट्रेटजी भी किसके अंदर आती है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। एंड पोज एंड प्रोसीड स्ट्रेटजी, इसका मतलब क्या होता है कि आप चेंज नहीं करते हो। आपको लगता है कि सिचुएशन, आप दो सिचुएशन फेस कर रहे हो, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप ग्रो करते हो लेकिन दूसरी सिचुएशन में आप डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देते हो। तो आप क्या करते हो कि जब आप ग्रो कर रहे हो तो स्ट्रेटजी को क्या करोगे, यूज़ करोगे, लेकिन जब जैसे ही आपकी स्ट्रेटजी उस पॉइंट पे पहुंचती है जहाँ सिचुएशन डिक्लाइन होती है, वहाँ आप क्या कर दोगे, पॉज कर दोगे। पॉज करने के बाद फिर से सिचुएशन 1 पे आए तो क्या करोगे, फिर से उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। यानी कि जब भी आपकी सिचुएशन अवर्स होंगी, आपके अगेंस्ट होंगी, तो आप पॉज कर दोगे एंड जैसे ही सिचुएशन फेवरेबल में आएंगी उसी स्ट्रेटजी को प्रोसीड कर दोगे। ये थी हमारी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। अब हमारी आती है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी। सो हमने देखो कितनी स्ट्रेटजी होती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में, एक तो स्टेबिलिटी, एक एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एक्सपेंशन भी बोल सकते हो या ग्रोथ स्ट्रेटजी भी बोल सकते हो। रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन, तो हमने कौन कौन सी डिस्कस कर ली, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था, जब दो से ज़्यादा स्ट्रेटजी हम इकट्ठा यूज़ करते हैं, जो साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, सिक्वेंशियल भी कर सकते हैं, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। देन हमने की स्टेबिलिटी, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं करते, जैसे प्रॉफिट स्ट्रेटजी है, या फिर हम क्या करते हैं, पोज एंड प्रोसीड को यूज़ करते हैं। एक्सपेंशन स्ट्रेटजी क्या है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को हम ग्रोथ स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, और ग्रोथ हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, हर इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है। अगर आप ग्रो ही नहीं कर रहे तो बेनिफिट क्या है किसी भी चीज़ को करने का। अगर आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी ग्रोथ हो। तो वही हमारी क्या कहते हैं, ये स्ट्रेटजी कहती है कि हमें एक्सपेंड करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, और एरिया को कवर करना चाहिए, और चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। वो हमारी होती है ग्रोथ स्ट्रेटजी, कि जो हम कर रहे हैं उतना काफ़ी नहीं है, हमें उसे और इंक्रीज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतने मार्केट एरिया को सर्व कर रही है तो वो क्या कहते हैं कि और बढ़ो, और मार्केट एरिया को सर्व करो, और ज़्यादा एक्सपेंड करो अपने आप को। वो हमारी होती है एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, जिसके अंदर बेसिकली 4 स्ट्रेटजीज आती हैं, कंसंट्रेशन, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट एंड कंसंट्रेशन आपस में रिलेट करते हैं, बट इनका डिफरेंस क्या है
कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, जिस इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हो उसी इंडस्ट्री में आप और एक्सपेंड करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप फूड इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो तो अभी आप फिर सिर्फ बिस्किट्स बना रहे थे, चॉकलेट बना रहे थे, बट अब आपने क्या किया, जैसे आटा बनाना शुरू कर दिया या फिर आपने और कुछ चीज़ें जो उससे रिलेटेड बनती थी, जैसे कि सोयाबीन ऑयल है, ये सब फूड से ही रिलेटेड, उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप और चीज़ें ओपन करना स्टार्ट कर देते हो, दैट इज़ कंसंट्रेशन। यानी कि आपका कंसंट्रेशन अगर फूड इंडस्ट्री था तो वो फूड इंडस्ट्री ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर रहे, दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट नहीं हो रही, बस उसी से रिलेटेड चीज़ों को एक्सपेंड कर रहे हो। पहले अगर 5 चीज़ें बनाते थे, अब आप क्या कर रहे हो, 10 बना रहे हो, लेकिन उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड। देन कॉन्ग्लोमरेट क्या कहता है कि जो आपने नई चीज़ स्टार्ट की, जैसे पहले आप सिर्फ ए कर रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो, बी भी कर रहे हो, तो कंसंट्रेशन में तो क्या था कि ये दोनों सेम होंगे, सेम इंडस्ट्री से होंगे, इनके बीच में रिलेशन होगा। बट कॉन्ग्लोमरेट कहता है कि इनके बीच में रिलेशन होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक आप फूड इंडस्ट्री में कर रहे हो, दूसरा आप ऑटोमोबाइल का कुछ लेके आओ, सीख रहे हो तो आप टेक्सटाइल का कुछ लेके आ जाओ, तो वो हमारा कहता है कॉन्ग्लोमरेट, यानी कि एक्सपेंड करो, जरूरी नहीं उसी इंडस्ट्री में करो, अलग अलग जगह पे ट्राई करो। देन हमारा होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जैसे ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें आप क्या करते हो, सप्लायर्स होते हैं आपके, उनसे आप क्या लेते हो, रॉ मटेरियल लेते हो, और फिर आप क्या करते हो, वर्किंग करते हो। रॉ मटेरियल लेने के बाद उनको क्या करते हो, कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हो। कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए आपके एजेंट होते हैं, होलसेलर्स होते हैं। सो जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो वो हमारी 2 तरीके की इंटीग्रेशन हो सकती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड हमारी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सप्लायर्स के साथ जुड़ जाए, उनके साथ लिंकअप कर ले, यानी कि अब वो अपनी सप्लाई भी खुद ही कर रही है। जैसे जो भी चीज़ आप बना रहे हो, अगर आप चॉकलेट बना रहे हो तो जो भी रॉ मटेरियल आपको चाहिए था, जो आप अपने सप्लायर से ले रहे थे, अब आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर रहे हो जो आपकी खुद की सप्लाई प्रोवाइड करेगी। यानी कि आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दिया, आप ही अपने सप्लायर बन रहे हो, तो वो आपकी क्या हो जाती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जब आप ही अपने यानी कि होलसेलिंग का काम आप खुद करने लग जाओ, रिटेलिंग का काम आप खुद करने लग जाओ, अपने खुद के रिटेल स्टोर्स खोल दो, तो वो हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, यानी कि आगे की तरफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना। तो इंटीग्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब आप खुद ही अपने सप्लायर्स की साइड को अडॉप्ट कर लेते हो, यानी कि अपनी की जो सप्लाई है रॉ मटेरियल की, वो खुद करने लग जाते हो अपनी कंपनी को। और ये इसमें क्या होता है कि जो हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे होलसेलर्स है, रिटेलर्स हैं, वो काम आप खुद करने लग जाते हो, तो वो आपका होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जो हमारे कस्टमर्स तक काम पहुंचाने का होता है कि जो गुड्स हमने बनाए उन्हें पहुंचा दें। देन हमारा क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर आपने देखा हो तो ये तीनों चीज़ें हमें क्या कह रही हैं कि हमें एक्सपेंड करना चाहिए। ये कहते हैं एक्सपेंड करो लेकिन सेम इंडस्ट्री में, ये कहते हैं एक्सपेंड करो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में करो, कोई जरूरी नहीं है। ये कहते हैं एक्सपेंड करो इंटीग्रेशन के थ्रू, या तो बैकवर्ड में इंटीग्रेशन कर लो या फिर फॉरवर्ड में इंटीग्रेशन कर लो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, न्यू प्रोडक्ट्स को लेके आना। नई इंडस्ट्री में जाओ या मत जाओ, उसी कंपनी में रहो, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहो, पहले आप 10 बनाते थे, अब आप 15 प्रोडक्ट बनाओ, चाहे किसी तरीके की बनाओ, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन करो, नई नई चीज़ें लेके आओ, वो हमारा क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, वैरायटी ऑफ थिंग्स होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए जो आप प्रोवाइड करो। तो इसका सिंपल मतलब है कि आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एनहांस करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। रिट्रेंचमेंट क्या कहती है, सबसे पहले थे स्टेबिलिटी कि हम कोई चेंज नहीं करेंगे, देन एक्सपेंशन कि हमें और एक्सपेंड करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब रिट्रेंचमेंट क्या कहती है कि भाई हर बार आगे बढ़ना जरूरी नहीं होता। कई बार अगर आपको ये लग रहा है कि आप 10 प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें से एक हमेशा लॉस ही बियर कर रहा है, तो उसे रिड्यूस कर दो। वो हमारी क्या होती है, रिट्रेंचमेंट, कि जब हम एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। By reducing activities, this is done to make an attempt to find out the problem area। कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप 10 प्रोडक्ट को सर्व कर रहे हो, फिर भी आपको जो होता है लॉस हो रहा है, तो आप आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम एरिया कौन सा है, किस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा लॉस सफ़र किया जा रहा है, उसके कोज को आइडेंटिफाई करो कि ऐसा क्यों है। ऐसा हो सकता है कि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए हैं, अब लोगों का वैसा टेस्ट नहीं रहा, उसकी डिमांड नहीं रही, उसके बेस पे डिफाइन करो कि कौन सा प्रोडक्ट अब हमारे लिए यूजफुल नहीं है, और उसे क्या कर दो, हटा दो, रिट्रेंच कर दो, हटा दो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से। ये हम ज़्यादातर डिक्लाइन स्टेज पे करते हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट कम हो जाते हैं, सेल्स कम हो जाते हैं, कस्टमर्स कम हो जाते हैं। तो इसमें 3 स्ट्रैटेजी होती है, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। टर्न अराउंड का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉस बियर कर रही थी, तो उन्होंने क्या की, एक स्ट्रैटेजी बनाई ताकि क्या हो जाए, उनके लॉस को वो सफ़र कर रहे हैं उसको वो प्रॉफिट में चेंज कर सकें। बट जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने उतना ही लॉस फिर से बियर किया, इसका मतलब स्ट्रैटेजी की वजह से कोई चेंज नहीं आया, तो दोबारा आप उसी पॉइंट पे आ गए, दोबारा आपने क्या किया, टर्न ले ली, एक रिवर्स टर्न ली, दोबारा टर्न अराउंड आ गए, उसी स्टेज पर आ जाते हो और इस स्ट्रैटेजी को क्या कर देते हो, हटा देते हो कि ये स्ट्रैटेजी हमारी किसी काम की नहीं रही। तो वो हमारी होती है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, यानी कि दोबारा वापस उसी पॉइंट पर आ जाना जहाँ से हमने स्टार्ट किया था,
वो होती है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। इसका मतलब इसको हमने क्या कर दिया, अब रिड्यूस कर दिया, जो न्यू चेंजेस हम लेके आए थे उसे रिड्यूस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि हम कुछ ऐसा लेके चले कि फॉर एग्जाम्पल हम लें कि कोई भी आपकी ब्रांड है जिसमें आप बिस्किट बना रहे हो, तो आपने सोचा कि क्यों ना नई फ्लेवर को हम लेके आएँ, आपने नए फ्लेवर को इंट्रोड्यूस किया, बट आपने देखा कि नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं, इस फ्लेवर को बिल्कुल पसंद नहीं किया जा रहा, तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। कि अब इसको आप ड्रॉप कर दो और दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाओ, जैसे आप बेचते थे पहले, जैसा फ्लेवर देते थे वैसा ही दो, तो वो हमारी क्या होती है, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 5 प्रोडक्ट हैं जो कस्टमर्स को वो सर्व कर रही है, 1 2 3 4 5, तो वो क्या करती है, पांचों की स्टडी करती है और उसे पता चलता है कि जो सबसे वीक प्रोडक्ट है, जो सबसे हमारे लिए ज़्यादा लॉस लेके आ रहा है और उसमें कभी इतनी सेल्स नहीं हो रही, लोगों की डिमांड नहीं है, तो उसे हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं अपनी प्रोडक्ट लाइन से और सिर्फ 4 प्रोडक्ट को सर्व करते हैं। तो इसका मतलब डाइवेस्ट कर देते हैं, इसे हटा देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, दैट इज डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। एंड लिक्विडेशन का मतलब तो सिंपल है, ये तब किया जाता है जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा होता, उस टाइम पे हम लिक्विडेशन के लिए जाते हैं। लिक्विडेशन का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को बंद ही कर देना, उस प्रोडक्ट को, उस चीज़ को, उस सर्विसेज को जो आप सर्व कर रहे हो उसे बंद करके या तो कुछ नया शुरू करना या फिर कुछ टाइम का ब्रेक लेना, वो हमारा क्या होता है, लिक्विडेशन, जो रिट्रेंचमेंट के अंदर आता है। तो ये सारी क्या थी हमारी, जो भी हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज होती हैं। नाउ द सेकंड टॉपिक ऑफ टुडेज इज बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस। मैंने अभी बोला कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज पे हमेशा ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, फोकस करती है कि क्या हो, वो पोर्टफोलियो बनाए। पोर्टफोलियो यानी कि अलग अलग जगह इन्वेस्ट करे और बेस्ट को सेलेक्ट कर सके कि कौन सा पोर्टफोलियो सबसे अच्छा है। फॉर एग्जांपल कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 ऑप्शन है पोर्टफोलियो के, ये कहते हैं कि हमें डेब्ट में 50% करना चाहिए और इक्विटी में 50% करना चाहिए। ये कहते हैं डेब्ट में 25, इक्विटी में 25 और प्रेफरेंस में 50% कर देना चाहिए। तो ये हमारे पास 2 पोर्टफोलियो हैं, दोनों में डाइवर्सिफिकेशन तो है, दोनों में अलग अलग जगह पे, एक जगह पे पैसा किसी में नहीं लग रहा, बट पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है ना कि एक जगह पैसा नहीं लग रहा, बट पोर्टफोलियो भी तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करती है कि सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, उसी को हम बोलते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस, कि हम किस किस मेथड से, किन किन मेजर से अपने उसका एनालिसिस कर सकते हैं। Portfolio analysis is an art of selecting the right investment policy for the individual terms to maximize the risk and minimize द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न। की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, सबसे राइट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को सेलेक्ट करना, सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करना जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा रिटर्न आए और रिस्क हमारा कम से कम हो। अब उसके लिए हम कौन कौन सी थियरीज का यूज़ कर सकते हैं या फिर कौन सी मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है, तो 3 होती हैं, BGC, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे BGC के बाद GE और उसके बाद लास्ट हमारी होती है प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले है BGC को हम क्या बोलते हैं, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। इसकी आपको पता होनी चाहिए कि फुल फॉर्म क्या होती है, पूछी जाती है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स और उसका दूसरा नाम क्या है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, आप रिपीट करो, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, BGC मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक भी बोलते हैं। ये कब आई थी, 1970 में आई थी, ब्रूस हैंडरसन ने इसे दिया था, पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं नोट कर लो, ब्रूस हैंडरसन ने हमें दिया था। देखो नेम से सजेस्ट कर लो, B और B यानी कि दोनों का सेम हो रहा है, ब्रूस हैंडरसन ने हमें दिया है BGC मैट्रिक्स, जिसका मतलब क्या है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स 1970 में। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक द बिजनेस और प्रोडक्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाई परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। इसका मतलब ये किन 2 चीज़ों पर फोकस करती है, मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर के बेस पे बिजनेस को क्लासिफाई करती है कि एक बिजनेस की कितनी ग्रोथ है और कितना शेयर है, उसके बेस पे उसे क्या करनी चाहिए, अपनी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए और उसी के बेस पे उसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर, यानी कि मार्केट ग्रोथ पे, मार्केट शेयर पे आपकी क्या स्टेज है, कौन सी स्टेज पे आप हो, उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं और पोर्टफोलियो सेलेक्ट किए जाते हैं। सो BGC मैट्रिक्स क्या है, जो 1970 में मिली है, किसने दी है हमें, ब्रूस हैंडरसन ने दी है। BGC का मतलब क्या है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, और ये क्या कहती है, 2 बेसिस पे क्लासिफाई करती है, बिजनेस की ग्रोथ कितनी है और उसके क्या, बिजनेस की ग्रोथ के साथ साथ उसका मार्केट शेयर कितना है, उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज को चुनते हैं और स्ट्रैटेजीज के थ्रू ही हमारी क्या होती है, पोर्टफोलियो की अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसके अंदर हमारे 2 होते हैं। सबसे ऊपर हमने क्या किया था कि हम क्या देखते हैं, मार्केट शेयर और ग्रोथ देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, मार्केट शेयर है, ये हमारा क्या है, मार्केट शेयर है, और ये हमारी क्या है, ग्रोथ। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका हाई मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर भी हाई है और ग्रोथ भी हाई है, उसको हम बोलते हैं स्टार। क्योंकि और क्या चाहिए आपको, आप ग्रो भी कर रहे हो और आपका मार्केट शेयर भी काफ़ी बड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं स्टार, यानी कि बेस्ट जो होती है। और वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हार्वेस्ट करना चाहिए या कंसोलिडेट करना चाहिए, ये जो स्ट्रेटजी है जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। देन एक है दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्या है, जो मार्केट का
शेयर है, यानी कि ग्रोथ रेट तो उसकी है हाई, ग्रोथ वो कर रही है, बट मार्केट शेयर क्या है, लो है, यानी कि लोग उतना परचेज नहीं कर रहे बट वो ग्रोइंग है, तो उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क स्टेज पे है, यानी कि अभी उसे पता नहीं चल रहा कि कहाँ वो कमी रह रही है, तो ये हमारी क्या होती है, क्वेश्चन मार्क उसको हम बोलते हैं। इसमें हमें क्या करना चाहिए, और इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि जो हमारी ग्रोथ है वो भी इम्प्रूव, जो हमारा मार्केट शेयर है वो भी इम्प्रूव हो जाए। तो पहली स्टेज क्या थी, जहाँ पे शेयर भी ज़्यादा है और ग्रोथ भी ज़्यादा है। यहाँ क्या है, ग्रोथ तो है बट शेयर हमारा क्या है, कम है। ये क्या है, यहाँ पे ग्रोथ हमारी कम है बट शेयर ज़्यादा है, यानी कि हम उतना ग्रो नहीं कर रहे फिर भी लोग परचेज कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या होती है, कैश काउ। और वहाँ हमें क्या करना चाहिए, हार्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक अच्छी स्टेज है। बेशक हम उतना ग्रो नहीं कर रहे बट लोगों हमें परचेज कर रहे हैं, हमारे गुड्स को खरीद रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट तो हम अर्न कर ही रहे हैं। डॉग हमारा क्या होता है, ये वो होती है जिसमें हमारी ग्रोथ भी कम है और हमारा मार्केट शेयर भी कम है। तो इन चारों चीज़ों के आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वो कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे ग्रोथ कम है और शेयर भी कम है, या फिर ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ ग्रोथ ज़्यादा है और शेयर कम है, तो ऐसे आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहली स्टेज हमारी क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसे याद कर लो, यहाँ ग्रोथ लिखा जाता है, यहाँ मार्केट शेयर। तो जहाँ ग्रोथ भी ज़्यादा है और मार्केट शेयर भी ज़्यादा है, वो बेस्ट सिचुएशन है, वो हमारा क्या है, स्टार। जहाँ हमारी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है बट शेयर हमारा उतना नहीं है, तो हमें ही समझ नहीं आ रहा भाई हम ग्रो कर रहे हैं फिर भी लोग परचेज क्यों नहीं कर रहे, तो वो क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। देन हमारी ग्रोथ तो कम है फिर भी शेयर्स ज़्यादा हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, कैश काउ। और जब हमारी ग्रोथ भी नहीं है, शेयर भी नहीं है, तो वो हमारी क्या होती है, डॉग। तो इनके क्या, इसमें हमें क्या करना चाहिए, हार्वेस्ट करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करो ताकि आप इंप्रूव कर सको। एंड हमारा ये याद रखना, जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार पे होती है तो वो हमेशा स्टार पे नहीं होती, उसके बाद उसे नेक्स्ट सिचुएशन पे भी जाना होता है। तो स्टार के बाद जिस फेज पे आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कैश काउ। इसलिए दोनों की क्या होती है, स्ट्रेटजीज भी सेम होती है कि दोनों में हमें हार्वेस्टिंग के लिए जाना चाहिए। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपको कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, कि आप अपनी कॉस्ट को कम से कम रिड्यूस कर सको, बिना कस्टमर्स को ये अवेयर किए कि आपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी या क्वालिटी में कोई कमी की है, अपनी कॉस्ट को कम करना। और डॉग में हमें क्या करना चाहिए, डाइवर्स्ट, यानी कि उस बिजनेस को बंद ही कर देना चाहिए जिसमें ना तो हम ग्रो कर रहे हैं और ना ही हमारा कोई शेयर है। तो ये हमारा क्या है, जो हमारे BGC मॉडल है उसी को हम BCG मॉडल है उसे हमें यूज़ करना चाहिए। तो स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश फ्लो एंड डॉग पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार बाद में क्या हो जाते हैं, कैश फ्लो में हमारे कन्वर्ट, कैश काउ में हमारे क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये इसी के बाद ये फेज आती है। तो हमारे ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए, स्टार, क्वेश्चन मार्क। स्टार में क्या है, दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं। डॉग क्या है, सबसे पुअर स्टेज जहाँ दोनों चीज़ें कम है, तो वहाँ हमें क्या करना चाहिए, डाइवेस्ट करना चाहिए। यहाँ क्या करना चाहिए, हार्वेस्ट करना चाहिए। क्वेश्चन मार्क क्या है कि हमारा जो ग्रोथ है वो हो रही है बट फिर भी शेयर नहीं है, तो हमें क्या है, हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है कि हम ग्रो कर रहे हैं तो क्वेश्चन फिर भी हमारा शेयर क्यों नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। और कैश काउ का मतलब क्या है कि आपकी ग्रोथ नहीं है, आप ग्रो नहीं कर रहे फिर भी आपका शेयर है, तो इसका मतलब आप एक अच्छी सिचुएशन पे एटलीस्ट आप सेल कर रहे हो, तो वहाँ आपको हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके अंदर आपको स्पेंडिंग, यानी कि अपने एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश आप करते हो, कि आपका एक्सपेंडिचर जो है वो उतना ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके, सो दैट आप प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सको, वो हमारी हार्वेस्ट होता है। और डाइवर्स का मतलब क्या है कि उसे ड्रॉप कर देना, उसे रिड्यूस कर देना। तो स्टार में हमारा क्या होता है कि अर्निंग स्टेबल होती है, क्योंकि हम ग्रो भी कर रहे हैं और हमारा शेयर भी है। देन क्वेश्चन मार्क में क्या है कि हम ग्रो कर रहे हैं फिर भी शेयर नहीं है, तो इसमें हमारा क्या होता है, शेयर नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि उतनी सेल्स नहीं होगी, तो हमारा कैश फ्लो नेगेटिव में होगा। कैश काउ में कैश फ्लो पॉजिटिव में होता है, और ये स्टार के बाद आती है, जो स्टार में होती है बाद में वो कैश काउ में चेंज हो जाती है। एंड डॉग एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ ना तो हम अर्न कर रहे हैं, हमारा वो भी नेगेटिव है, अर्निंग भी नेगेटिव है, ना शेयर है ना ग्रोथ है, तो वहाँ हमें क्या कर देना चाहिए, डिक्लाइन स्टेज में हम होते हैं, वहाँ पे हमें डाइवर्स्ट कर देना चाहिए। नाउ GE मैट्रिक्स क्या है, ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है BGC का। BGC हमारा क्या था कि जिसके अंदर हमने इन चार चीज़ों की स्टडी की। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का जो इम्प्रूव्ड वर्जन है उसे हम बोलते हैं GE मैट्रिक्स। इट हेल्प यू टू डिटरमाइन हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज, बट ये हमारे ग्रोथ एंड शेयर के बजाय किसी और चीज़ पे फॉलो करता है। वो हमारी क्या होती है कि हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है और अट्रैक्टिवनेस क्या है, यानी कि इस पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं, स्ट्रेंथ एंड अट्रैक्टिवनेस। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस पे फोकस करता है। तो जो हमारा BGC मॉडल था वो किस पे कर रहा था, हमारे कि शेयर कितना है, मार्केट शेयर कितना है, एंड हमारी मार्केट शेयर कितना है एंड ग्रोथ कितनी है। ये वाला GE मॉडल किस चीज़ पे फोकस करता है कि अट्रैक्टिव हम कितने हैं और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बेस पे हमें स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना चाहिए। इसका दूसरा नाम क्या है, इसे 9 सेल ग्रिड भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर 9 सेल्स होते हैं। 1917 में किसने दिया था, मैककिंसे एंड कंपनी ने हमें इसे प्रोवाइड किया था। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे उसके अंदर बनती है सिमिलरली इसके अंदर भी होती है, बट इसके दो वो चीज़ें क्या है कि एक स्ट्रेंथ और एक हमारी अट्रैक्टिवनेस। उसके अंदर हमारी क्या थी, मार्केट शेयर
और हमारी ग्रोथ। तो इसके अंदर स्ट्रेंथ एंड अट्रैक्टिवनेस की बात बताएंगे हम कि सबसे पहले स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, एवरेज है और वीक है। अट्रैक्टिव, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, मीडियम हो और वीक हो यानी कि लो हो। तो अगर हमारी ये तीनों चीज़ें, देखो इसको इस तरीके से याद कर लो कि ये तीनों चीज़ें जैसे एवरेज पे आ जाती हैं कि स्ट्रॉन्ग तो आप हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट वो क्या है, अट्रैक्टिवनेस बहुत कम है। तो यहाँ तीनों जगह पे आपको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। ये हमारी एवरेज पॉइंट्स होते हैं एक तरीके से कि यहाँ पे तो हमारी दोनों चीज़ें ही एवरेज है, यानी कि आप क्या हो, अट्रैक्टिव भी एवरेज ही हो और स्ट्रेंथ भी आपकी एवरेज है। तो वहाँ पे तो आपको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि चीज़ें इंप्रूव हो जाएं। अब यहाँ आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग तो आप बहुत हो, स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज़्यादा है, बट आप अट्रैक्टिव नहीं हो, तो भी आपको होल्ड करना चाहिए क्योंकि एक प्लस पॉइंट तो आपके पास है। यहाँ पे आपके पास स्ट्रेंथ बेशक नहीं है बट अट्रैक्टिव आप बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर भी आपको होल्ड करना चाहिए। यानी कि कहीं पर भी अगर आपके पास एवरेज है या फिर एक एक प्लस पॉइंट है बहुत हाई पॉइंट पर, तो वहाँ पर आपको होल्ड करना चाहिए। लेकिन जब आप ज़्यादा वीक पॉइंट्स में चल रहे हो, इसका मतलब क्या है, ना तो आपके पास स्ट्रेंथ है और ना ही आपके पास अट्रैक्टिवनेस है, तो आपको क्या कर देना चाहिए, डाइवर्स्ट कर देना चाहिए, उस चीज़ को रिड्यूस कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए। जो आपके पास स्ट्रेंथ है वो एवरेज है बट आपकी अट्रैक्टिवनेस बिल्कुल कम है, तो भी आप क्या कर दो, ड्रॉ, क्योंकि 2 पॉइंट नेगेटिव और एवरेज में चल रहे हैं। फिर डाइवर्स्ट क्या कहता है कि हमारे पास जो अट्रैक्टिवनेस है वो एवरेज है बट जो वीकनेस है वो मीन्स हमारा स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो अगर एक भी पॉइंट हमारा क्या है, देखो इसके अंदर देखो, अगर हमारा एक पॉइंट एवरेज है और एक पॉइंट हमारा क्या है, वीक है, एवरेज है वीक है, इसमें तो दोनों ही वीक है, और एवरेज है और वीक है। तो अगर हम एवरेज और वीक में चल रहे हैं यानी कि एक पॉइंट वीक है ही है और दूसरा सिर्फ एवरेज है, तो हमें क्या कर देना चाहिए, उसे डाइवर्स्ट कर देना चाहिए। अगर एवरेज के साथ प्लस पॉइंट पे हम चल रहे हैं कि एवरेज के साथ या तो दोनों एवरेज है या फिर एवरेज के साथ प्लस पॉइंट पे चल रहे हैं, तो हमें होल्ड करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास एक एरिया है, प्लस पॉइंट पे हम हैं। तो अगर एवरेज के साथ माइनस पॉइंट पे हैं तो डाइवेस्ट, एवरेज के साथ प्लस पॉइंट पे हैं तो होल्ड, और सिर्फ प्लस पॉइंट पे चल रहे हैं, यहाँ हमारी क्या, स्ट्रॉन्ग भी है यानी कि स्ट्रेंथ भी हमारी है और अट्रैक्टिवनेस भी है, तो आप ग्रो हो रहे हो, वहाँ पे आपकी ग्रोथ होती है। जब हमारी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो एवरेज है बट उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो फिर से हमें क्या करना चाहिए, मीन्स हम अच्छे पॉइंट पे हैं। और ये क्या है, यहाँ पे हमारी मीडियम है, हमारी अट्रैक्टिवनेस तो मीडियम है बट स्ट्रेंथ हमारी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमें फिर से क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। तो इन चीज़ के बेस पे हम डिसाइड करते हैं। आपको कैसे याद रखना है, जो ऊपर वाला एक जो ट्रायंगल बनेगा वहाँ ग्रो, नीचे जो ट्रायंगल बनेगा वहाँ पे डाइवेस्ट, एंड बीच की एक जो लाइन होती है उसमें हमें क्या करना है, होल्ड करना है। इसी बेस पे आप क्या करोगे, इसे याद कर लोगे और उसके बेस पे हमारी डिसीजन मेकिंग होती है। नाउ लास्ट हमारा क्या है, एनसोफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने की बीजीसी। तो बीजीसी का हमारा मतलब, बीजीसी में हमारा क्या कहते थे कि आप डिफाइन करो अकॉर्डिंग टू द मार्केट शेयर, उनका मार्केट शेयर कितना है और उनकी ग्रोथ कितनी है, जिसके अंदर 4 आते थे, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ एंड डॉग। ठीक है, ये क्या था, जहाँ पे दोनों चीज़ें हाई हैं, ये जहाँ दोनों चीज़ें लो हैं। क्वेश्चन मार्क क्या है कि हमारा मार्केट शेयर नहीं है पर ग्रोथ है, इसमें ग्रोथ नहीं है फिर भी मार्केट शेयर है। उसके बाद हमने किया जीई मॉडल, वो कहता है कि ऐसे मत देखो, अट्रैक्टिवनेस के थ्रू देखो और स्ट्रेंथ के थ्रू देखो। तो उसमें हमने क्या की, जो हमने मैट्रिक्स बनाई उसमें हमने क्या देखा कि अगर हम ऊपर वाले 3 पॉइंट पे हैं तो हमें ग्रो होंगे हम, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं हमारी अट्रैक्टिवनेस और जो हमारी स्ट्रेंथ है वो एवरेज और हाई है। बीच वाले 3 पॉइंट्स पे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, और अगर नीचे आ जाते हैं तो हमें क्या कर देना चाहिए, डाइवेस्ट कर देना चाहिए। अब एनसोफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स क्या कहती है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रेड भी हम इसे बोलते हैं, जो एक टूल है जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है अपनी ग्रोथ के लिए। द मैट्रिक्स इज श्योर 4 स्ट्रैटेजी, ये हमें 4 स्ट्रैटेजी बताती है जो हम यूज़ कर सकती है, एक एंटरप्राइज यूज़ कर सकती है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके, जिसके अंदर हमारी क्या आती है, मार्केट पेनिट्रेशन भी एक स्ट्रैटेजी होती है। सो ये हमारी वो स्ट्रैटेजीज हैं कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देखो आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं कि एक आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। आप देखो इस एक बार डायग्राम को भूल जाओ, सिर्फ ऐसा देखो कि हमारे पास क्या 4 ऑप्शन हो सकते हैं कि उसी मार्केट में, एक मार्केट में आप एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, ठीक है, मार्केट और प्रोडक्ट आपका एक एक है। उसी मार्केट के अंदर जब आप प्रोडक्ट नया लेके आओ, मार्केट M1 ही है लेकिन प्रोडक्ट P2 हो गया, उसी मार्केट के अंदर उसी प्रोडक्ट के साथ और ज़्यादा अच्छे से वर्क करने की कोशिश करो। वही प्रोडक्ट है लेकिन इस बार मार्केट नया लेके आ जाओ और नया ही प्रोडक्ट और नया ही मार्केट लेके आ जाओ। यही 4 स्ट्रैटेजी यहाँ लिखी हुई हैं। अभी मैंने क्या बोला, एक प्रोडक्ट है हमारे पास और एक हमारे पास क्या है, मार्केट है। तो अब हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी है, या तो हम मार्केट M1 और M2 कर दें कि एक मार्केट नया लेके आ जाए,
प्रोडक्ट P1 और P2। जब हम उसी प्रोडक्ट और उसी मार्केट की बात करते हैं, एक वो स्ट्रैटेजी, एक वही प्रोडक्ट है हमारा सेम, लेकिन मार्केट क्या हो जाए, नया हो जाए, वो एक उसी प्रोडक्ट को नई मार्केट के अंदर, एक नए मार्केट मीन्स हमारा नया मार्केट आए लेकिन प्रोडक्ट भी नया हो, तो उन्हीं के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, उसी मार्केट में बना रहो, वही हमारा मार्केट M1 ही मार्केट और वही हमारा प्रोडक्ट, यानी कि कुछ भी नया नहीं आया, कुछ नया नहीं करना, उसी के अंदर एग्जिस्टिंग ही मार्केट और एग्जिस्टिंग ही प्रोडक्ट, वो तो हमारी होती है मार्केट पेनिट्रेशन। इसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि मार्केट में कोई चेंज नहीं होगा, मार्केट M1 ही रहेगा बट प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, नया आ जाएगा, P2 हो जाएगा, तो वो हमारे कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट लेके आ गए उसी मार्केट के अंदर। अब है मार्केट डेवलपमेंट, यानी कि प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं, वही P1 प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो बट नए मार्केट में कर रहे हो, तो M2 नया मार्केट आ जाएगा, तो वो होती है हमारी मार्केट डेवलपमेंट। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, नया ही मार्केट और नया ही प्रोडक्ट, उसी पुरानी चीज़ में रहना ही नहीं, वो हमारा होता है डाइवर्सिफिकेशन। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू मार्केट। जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यहाँ है और न्यू प्रोडक्ट यहाँ है, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट है तो मार्केट पेनिट्रेशन, न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट है तो मार्केट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट है तो डाइवर्सिफिकेशन। इन स्ट्रेटजीज को हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।